बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स को मेरे चैनल 4 पिलर्स पे मैं वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स के। टैक्स के जो एरियर्स हैं, वाजिबात हैं, उनकी रिकवरी किस तरह से की जाती है। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ जी। मेरे चैनल का नाम है 4 पिलर्स और जो हमने सेक्शन आज पढ़ना है वो है सेक्शन 48 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जिसका टाइटल है रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ टैक्स। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, इसी चीज़ का बहुत सी एकेडमीज़ जो हैं पर स्टूडेंट 10 से 20 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं। बहरहाल जी, मैं तो ये है कि ये काम आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो रिटर्न है वो यही है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी शुरू करते हैं जी। हमारा आज का जो सेक्शन है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टैक्स के रिलेटेड। अब आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आपने जो टैक्स वगैरह अप्लाई करने थे, एक टैक्स पेयर ने रजिस्टर्ड होना था, उस टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल करनी थी, उस टैक्स पेयर का ऑडिट होना था, उस टैक्स पेयर पे पेनल्टी लगनी थी, सो ऑन। अब आप इस पोजीशन पे हैं कि जी आप उस जो टैक्स पेयर है उससे टैक्स की रिकवरी करने के पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमें बताएगा कि हम किस तरह से, वो कौन से ऐसे ज़राए हैं, वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी टैक्स पेयर से जिसने के टैक्स जिसके ऊपर ड्यू है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो उससे हम कैसे टैक्स लेंगे। सब सेक्शन 1 पढ़ता हूँ इसी सेक्शन का। कहता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन द ऑफिसर ऑफ इनर रेवेन्यू में। कि सब सेक्शन ए में जैसे कि बताया गया है कि जी किसी भी जिस बंदे ने टैक्स पेयर से कुछ पैसे देने हैं, हम उससे जो है ना टैक्स रिकवरी करेंगे। कौन रिकवरी करेगा जी? इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, वो रिकवरी करेगा। सब सेक्शन ए में कहता है जी डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू पर्सन फ्रॉम whom such amount is recoverable and which may be at the disposal or in control of such officer or any officer of income tax, customs tax, excise or other sales taxes department। तो जी दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी एक किसी डिपार्टमेंट का, कस्टम्स का या इनकम टैक्स का, जो उस बंदे ने उसके जो रिफ़ंड जनरेट हुआ है या कि उसने कोई इनपुट टैक्स जो क्लेम किया हुआ है, वो जो टैक्स है हम उस टैक्स में से जो है ना अपनी रिकवरी कर लेंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम कि उस बंदे का जो इनकम टैक्स में या एक सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जो टैक्स बन रहा है, यानी कि इनकम टैक्स में उसका रिफ़ंड हो सकता है और एक्साइज में उसका इनपुट हो सकता है, तो वो जो टैक्स है जो कि उसकी ऑनरशिप है एक तरह से और हमने उसको देना है, हम उसमें से जो है ना वो टैक्स को डिडक्ट करेंगे। तो ये था जी सबसेक्शन ए, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48। आगे पढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसके क्लॉज बी में क्या कह रहा है कि जी रिक्वायर बाय अ नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली hold any money for or on account of the person from whom tax may be recoverable to pay to such officer the amount specified in the notice। या फिर ऐसे है कि जी कोई और बंदा है जिसने के जो उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर सकता है, या उसने उसके कुछ अमाउंट उसके पास ड्यू है जो उसने उसको देनी है, तो हम उसको जो है ना रिटर्न में नोटिस डाल देंगे कि हम आपसे उस बंदे के जो अगेंस्ट टैक्स जनरेट हुआ है वो आपसे हम लेना चाह रहे हैं। तो हम उसको रिटर्न में ये नोटिस डालेंगे और यही नोटिस टैक्स पेयर को भी जाएगा, यही नोटिस उसके जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसको भी जाएगा और हम उस बंदे से रिकवरी करेंगे। या फिर ये है कि जी स्टॉप रिमूवल ऑफ एनी गुड्स फ्रॉम द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ सच पर्सन टिल सच टाइम द अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड और रिकवर्ड इन फुल। ये जो क्लॉज है जी, ये क्लॉज उस बंदे का जिसने टैक्स पे नहीं किया हुआ और वो टैक्स पे नहीं कर रहा, ये उस बंदे को जो है ना हिला के रख देती है जी। अब एक बंदे का मार्केट में उसकी फैक्ट्री में सामान तैयार पड़ा हो और आप उसकी जो है ना वहाँ से रिमूवल उसकी रोक दें,
तो क्या होगा जी, वो बंदा तो कहेगा कि भाई मेरा जो टैक्स है ना जितनी जल्दी पे हो सकता है मैं अपना टैक्स पे करूं और मैं अपने सामान को मार्केट में भेजूं, नहीं तो मेरा तो सामान ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, क्लॉज़ है। इसके अप्लाई करने के बाद जो है ना डेफ़िनेटली टैक्स की अमाउंट जो है ना वो रिकवर हो जाती है जी। फर्दर पढ़ते हैं जी, इसी का क्लॉज का हम फर्दर क्लॉज पढ़ेंगे। सी ए कहता है जी, रिक्वायर बाय अ नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन टू स्टॉप क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और अटैच बैंक अकाउंट्स। और दूसरा ये है कि हम उस बंदे को जो है ना वो नोटिस में डाल देंगे कि हम उसकी जो है क्लियरेंस वगैरह जो उसने उसकी इंपोर्ट हुई हैं चीज़ें वगैरह उनको जो है रोक देंगे, या जो उसकी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है हम उनको रोक देंगे, या फिर हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, या फिर ये है कि हम उसका बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे कि वो अपने बैंक से जो है ना वो क्रेडिट नहीं निकलवा सकता अपने बैंक में से। डेबिट तो उसके मतलब उसका बैंक डेबिट नहीं होगा, उसके बैंक में जो पैसे आएंगे वो तो आते रहेंगे लेकिन उसके बैंक में से निकल नहीं सकेंगे। और डी क्लॉज कहता है जी, सील द बिजनेस प्रेमिसेस टिल सच टाइम द अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड और रिकवर्ड इन फुल। या फिर यह है कि उसकी बिजनेस प्रेमिसेस को हम सील कर देंगे, उसके गेट्स जो फैक्ट्री गेट है उसको ताला लगा दिया जाएगा अनटिल जब तक कि वो टैक्स पे नहीं करता। एक पावरफुल, ये भी पावरफुल क्लॉज है। इसके बाद भी जो है ना बहुत ज़्यादा होता है कि टैक्स रिकवरी जो है ना वो हो जाती है। क्लॉज ई है यहाँ पे, अटैच एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज ड्यू। बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये भी सबसेक्शन है, क्लॉज है जी, कि हम उसके जो है ना इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है ना हम उसको अटैच कर देंगे, उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे। ठीक है जी, जिस बंदे के ऊपर टैक्स ड्यू है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो ये 48 सेक्शन आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कोर्सिव मेजरमेंट इसमें लिए जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो टैक्स पे नहीं कर रहा और उसकी जो है ना टैक्स एरियर उसका बन रहा है। एरियर में और करंट डिमांड में जो फ़र्क है उसका मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी, जो करंट डिमांड होती है वो आपकी जो करंट टैक्स ईयर चल रहा होता है उसकी अगेंस्ट जो डिमांड टैक्स की जनरेट होती है उसको करंट बोलते हैं। जो एरियर होता है जब वही करंट डिमांड जो है पिछले टैक्स ईयर में चले जाती है या उससे पिछले टैक्स ईयर की, तो वो जो है वो एरियर बन जाती है। हर एरियर जो होता है पहले करंट डिमांड होता है और उसके बाद वो एरियर डिमांड बन जाता है जी। आगे चलते हैं जी, अगला आगे जो सब क्लॉज है वो पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, का सब सेक्शन क्लॉज एफ कहता है जी, इसका सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1 का के रिकवर सच अमाउंट बाय अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गारंटर पर्सन और कंपनी। यानी कि सिंपल वर्ड है कि जी उस बंदे की जिसने गारंटी दी होगी, वो कोई बंदा होगा या कोई कंपनी होगी या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा। तो जी जो गारंटी उन्होंने दी होगी, जो श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए होंगे, हम उस गारंटी में से उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो एरियर है, हम उसको जो है ना काट लेंगे और उसकी उतनी अमाउंट जो उसका टैक्स बनता है उतनी उसकी हम रिकवरी कर लेंगे। इसके बाद ये एक प्रोवाइजो आ गया इसका कि कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर इन रेवेन्यू और एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल नॉट इशू नोटिस अंडर दिस सेक्शन और द रूल्स मेड देयर अंडर फॉर रिकवरी ऑफ एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम अ टैक्स पेयर इफ द सेड टैक्स पेयर हैज़ filed an appeal under section 45B in respect of the order under which the tax sought to be recovered has become payable and the appeal has not been decided by the Commissioner Appeals, subject to the condition that 10% of the amount of tax due has been paid by the taxpayer। तो जी दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है कि जी एक बंदा जब अपील में चला जाता है ना अंडर सेक्शन 45B आप पढ़िएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बंदे के अगेंस्ट कोई टैक्स जनरेट होता है, कोई ऑर्डर निकलता है, तो वो अगर उससे वो खुश नहीं है या वो समझता है कि गलत है तो वो कमिश्नर अपील के पास जाता है जी, अंडर सेक्शन 45B अपील करता है। अब अगर उस बंदे ने अपील कर दी है, इसमें फर्दर एक कंडीशन है कि वो अपील करेगा और साथ ही वो 10% जो है ना जो अमाउंट बनती है टैक्स की ड्यू जो है उस वो भी पे करेगा।
ये 2 काम अगर वो कर लेता है तो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो उस ऑर्डर को जिसमें कि लिखा हुआ है कि जी इतनी अमाउंट के इसने टैक्स जमा करवाना है, उस ऑर्डर को फिल वक्त के लिए रोक देगा। उसके ऊपर हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जो हमने इस सब सेक्शन 1 की जो ऊपर क्लॉजें पढ़ी हैं बी सी डी ई, हम उसमें से किसी भी क्लॉज को जो है ना अप्लाई नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस जब तक कि उसका कमिश्नर अपील फाइनल फैसला नहीं कर देता। जी समझ आ गई है, आगे चलें जी। सब सेक्शन 1A में कहता है कि जी इफ़ एनी एरियर्स ऑफ टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी और एनी काइंड ऑफ एरियर्स और करंट डिमांड विच इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम दैट पर्सन ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकती हैं कि बंदा फौत हो गया है, या ये कि बंदा बैंकरप्ट हो गया है, या ये कि उसके पास ऐसी अमाउंट नहीं है, उसके करंटली वो उस पे नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का जो फ़ैसला है कि अब उसको हमने राइट ऑफ कर देना है, मतलब उसको हमने ख़त्म कर देना है उस टैक्स को, उस रिकवरी को। तो इसका जो फ़ैसला है वो बोर्ड करता है। द बोर्ड और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, या तो बोर्ड करेगा या एनी ऑफिसर जिसको बोर्ड जो है ना वो ऑथराइज़ कर देगा कि इसके तमाम एरियर्स को जो है ना वो राइट ऑफ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सेक्शन 2 पढ़ते हैं जी। सब सेक्शन 48 का कहता है कि जी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स पेनल्टी और एनी अदर डिमांड रेज अंडर दिस एक्ट, कि भाई इस एक्ट के अंडर कोई भी जो है वो टैक्स की जो है ना वो क्रिएट होती है, या हम लोग कोई पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, जो भी है, द ऑफिसर इन रेवेन्यू शैल हैव द सेम पावर विच अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अ सिविल कोड हैज़ फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ एन अमाउंट टैक्स अंडर अ डिक्री। सिंपल के जो सेक्शन क्रिमिनल कोड है 1908 उसके अंडर जो एक पावर होती है किसी ऑफिसर के पास, वही पावर जो है वो यहाँ पे इस तरफ जो इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो तमाम पावर्स वो यूज़ कर सकता है। और वो इस चीज़ को उसको अथॉरिटी हासिल है कि वो उससे जो है ना रिकवरी करे या उसको किसी भी किस्म की पेनल्टी डाले जो टैक्स पेयर जो है टैक्स फ्रॉड में शामिल है या वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। सब सेक्शन 3 है इसका जी, ये एक प्रोवाइज़ो भी है सब सेक्शन 1 और 2 का, कि कहता है जी द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 एंड 2 शैल म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस अप्लाई रिगार्डिंग असिस्टेंस इन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस इन प्रूजेंस ऑफ ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए फॉरेन जुरिस्डिक्शन अंडर अ टैक्स ट्रीटी, बायलैटरल और ए मल्टीलैटरल कन्वेंशन एंड इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट और सिमिलर एग्रीमेंट और मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता चलूँ कि जी अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ हमारा कोई मुआहदा है, वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है या किसी कन्वेंशन के तहत है, अगर इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका कोई टैक्स बनता है जो पाकिस्तान में किसी टैक्स पेयर के ऊपर बन रहा है और उससे उन्होंने टैक्स पेयर की रिकवरी करनी है, तो ये तमाम जो हमने सेक्शन ऊपर पढ़ चुके हैं सब सेक्शन 1 एंड 2 और उनकी क्लॉजेज वगैरह, इनको म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस यानी कि कुछ इजाफों के साथ, रद्दोबदल के साथ इसी तरह से उन अप्लाई किया जाएगा जैसे कि हम विद इन पाकिस्तान किसी टैक्स पेयर पे अप्लाई करते हैं। ये था जी दोस्तों हमारा सब सेक्शन 48 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। मेरी कोशिश है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको बाकी सेक्शंस के भी जो हैं लेक्चर्स अपलोड कर दूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने तमाम दोस्तों के साथ जिन्होंने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनको व्हाट्सएप लिंक मेरा ज़रूर भेजें। शुक्रिया जी।